बोलो बाबा बर्फानी की जय, बोलो बाबा अमरनाथ की जय। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हम अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो हमारा अमरनाथ यात्रा पर कितना खर्च आएगा। क्योंकि कई बार हम वीडियो में देखते हैं कि लंगर फ्री है, रहना फ्री है, खाना फ्री है, और हमें लगता है कि अमरनाथ यात्रा पर कोई भी खर्च नहीं आता। या कई जगह हमें कोई कोई बता देता है कि अमरनाथ यात्रा पे बहुत ज्यादा खर्च आता है, वो लोग हमें लूट लेते हैं, बहुत ज्यादा हमसे पैसे ले लेते हैं। तो आज इस सब कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और एक सही से समझने की कोशिश करेंगे कि अमरनाथ यात्रा पर हमारा कितना खर्च आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में मेनली जो अमरनाथ यात्रा हम करते हैं और सभी बंदों के लिए, जो जितने भी भक्त जन अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं, हर भक्त जन का कितना कितना खर्च आ सकता है, मतलब कि ये सभी के लिए सामान्य है, बराबर है। इसमें किसी के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि घर से चलने से लेकर घर वापस आने तक हमारा अमरनाथ यात्रा में कितना खर्च कम से कम आना तय है। इसे हम बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। तो अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं। तो ये एक अमरनाथ यात्रा का रूट मैप है। पहले मैं इसे थोड़ा आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि जब हम अमरनाथ यात्रा करते हैं तो हमें टोटली कितना खर्च आता है। तो मान लीजिए ये है मेरा घर, ठीक है। यहाँ से मैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ से मैं पहुंचूंगा रेलवे स्टेशन। यहाँ से जैसे मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया, अब रेलवे स्टेशन से मैं जाऊंगा जम्मू के लिए, ट्रेन पकड़ूंगा, ठीक है। अब जम्मू से ट्रेन पकड़ने के बाद और जम्मू पहुंचने के बाद मैं वहां से जाता हूँ भगवती कैंप, ठीक है। ये भगवती कैंप हो गया। अब भगवती कैंप से क्या होता है, भगवती कैंप से बस जाती है। एक तो जाती है बालटाल के लिए, एक जाती है पहलगाम के लिए। अब जब हम बालटाल से जाते हैं तो एक केवल एक जगह पर ही रुकने के लिए थोड़ा बहुत कैंप बना हुआ है, बाकी कहीं पर भी बालटाल वाले रास्ते में कैंप नहीं है। ये अराउंड 16 किलोमीटर की जर्नी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा पहलगाम होता है, तो पहलगाम से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैंप होता है जहाँ पर हमें रुकना होता है। उसके बाद शेषनाग पर जाकर हम रुकते हैं, यहाँ पर कैंप होता है। और फिर यहाँ से एक बीच में एक जगह और होती है जहाँ पर हमें रुकने के लिए रास्ता मिलता है, ठीक है। यहाँ यहाँ आप मान लीजिए ये यहाँ पर है, ठीक है। वहां से फिर हम जाते हैं पंचतरणी, जहां पर हमको रुकना होता है। फिर पंचतरणी से हम होली केव के लिए चले जाते हैं। तो मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया कि कैसे कैसे पूरा रास्ता हम तय करते हैं। अब हम आने वाले खर्चे के लिए शुरू से आखिर तक बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना खर्चा किस किस तरीके से आता है। सबसे पहली चीज, जब आप अमरनाथ यात्रा के लिए अपने आप को रेडी करते हैं तो उसमें सबसे पहला खर्चा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का। मतलब अगर आप अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है? मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा आपके यहाँ के सरकारी अस्पताल से। तो हम इसका खर्चा नॉर्मली मानकर चलते हैं कि फीस वगैरह देनी, आने जाने का खर्चा 100 से 150 रुपए के आसपास हो जाता है। उसके बाद अब आपको अगर अमरनाथ यात्रा जाना है तो आपको कराना पड़ेगा अमरनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन। अब अमरनाथ यात्रा में रजिस्ट्रेशन होता है दो तरीके से। एक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करते हैं, फोटो ऑनलाइन जमा करते हैं, अपना आधार नंबर वगैरह देते हैं और उसके थ्रू आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। दूसरा है ऑफलाइन तरीका। क्या होता है ऑफलाइन तरीका? होता है कि आप अपने यहाँ के बैंक में, जो कोई भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक अलॉट किया जाता है, आप उस बैंक में जाते हैं, वहां पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, फॉर्म भरते हैं और फोटो लगाते हैं। तो नॉर्मली उसका जो खर्चा अगर मैं मानूं तो वो 150, जैसे कि 130 रुपए तो बैंक की फीस होती है, पर नॉर्मली आना जाना ये सब मिलाएं तो हमें अराउंड 250 का एक्सपेंडिचर पड़ जाता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप अपने यहाँ के बैंक से करा रहे हैं तो वहां पर एक डेट के लिए केवल, जैसे इस बार केवल 6 ही सीट अलॉट थी, मतलब कि आप वो बैंक अपने यहाँ से केवल 6 ही बंदों को किसी एक डेट के लिए भेज सकता है। तो आप अगर आप 6 से ज्यादा बंदे जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन कंफर्मेशन कराएं। ऑनलाइन कंफर्मेशन में आगे क्या प्रोसेस होता है मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। अब टिकट कंफर्म हो चुका है, मेडिकल सर्टिफिकेट बन चुका है, अब आ चुकी है जाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमें एक्चुअली क्या होता है कि हमें जाना होता है जम्मू तवी। क्योंकि जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है वो आप मान लीजिए जम्मू तवी से ही स्टार्ट होती है। तो आपको जम्मू तवी जाना होगा। अब जम्मू तवी जाने के लिए आपको रेलवे का टिकट कराना होगा। रेलवे का टिकट कंफर्म होगा, उसके बाद आप रेल में बैठेंगे और जम्मू तवी पहुंच जाएंगे। वो अपने आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जम्मू तवी के लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ट्रेन जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आप मान लीजिए जैसे कि मैं, मेरे को हरिद्वार से टिकट हुआ था, तो मेरे को अपने यहाँ से हरिद्वार तक जाने में 250 रुपए का खर्चा आया था, ठीक है। फिर वहां से टिकट मिल नहीं रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने स्लीपर में ही टिकट कराया था। तो स्लीपर में हमारा 350 450 के आसपास का टिकट हुआ था।
तो उसका अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ मैं 500 रुपये। आपका ये आपके यहाँ से प्लस माइनस भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये आप अपने यहाँ से देख के चलिए। अब आप जब आप जम्मू तवी पहुंच जाते हैं, जम्मू तवी पहुंचने के बाद वहां से डायरेक्ट अमरनाथ, डायरेक्ट पहलगाम के लिए और बालटाल के लिए कुछ भी बस वगैरह नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा भगवती कैंप। तो भगवती कैंप जाने पर जो खर्चा आता है वो आता है 50 से 60 रुपए। आपको शेयरिंग शेयरिंग ऑटो चलते हैं, वहां से आप शेयरिंग ऑटो कीजिए, वो आपको भगवती कैंप छोड़ देंगे। एक ऑटो वाला 4 बंदों के 300 रुपए लेता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस बार उसने 300 लिए थे, तो अगली बार शायद ज्यादा भी ले सकता है, पर एक्सट्रॉर्डिनरी मिनिमम 50 से 60 रुपए इसके हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, जब आप भगवती कैंप पहुंच जाते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में पहुंचने के बाद आपका जो नंबर होता है वो चलता नहीं है। अगर आपका नंबर पोस्ट पेड है तो चलेगा, और आपका नंबर अगर प्रीपेड है तो नहीं चलेगा। तो आपको वहां पर क्या करना होगा, एक सिम लेना होगा। उसमें कोई इशू नहीं है, वो 24 डेज के आसपास का आपको टॉक टाइम देते हैं, फ्री कॉलिंग देते हैं, और 1.5 GB 2 GB इतने का नेट पर डे जो आजकल जिसका भी चल रहा होता है वो नॉर्मली उस हिसाब से आपका रिचार्ज करते हैं। वो जो नंबर होता है वो 90 डेज तक वैलिड होता है। एक बार की इनकम मतलब एक बार का वैलिडेशन, आप जब भी सिम लेंगे एक बार का वैलिडेशन 90 डेज का होगा। अब वहां पे कौन सा सिम लें ये भी हमें समझना होगा। पता चल रहा है कि हमने एयरटेल का ले लिया, तो टावर ही नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तो जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमारे पास जियो के भी था और हमारे पास एयरटेल का भी था। तो बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि एयरटेल के नेटवर्क नहीं आए, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जियो का सिम लेकर जाएं। तो वहाँ पे सिम लेने की जो कॉस्ट होती है वो 250 के अराउंड होती है। इसके लिए आपका आधार कार्ड लेते हैं, वो आपके आधार कार्ड के थ्रू आपका बायोमेट्रिक कराते हैं, और उसके बाद आपको सिम अलॉट हो जाता है। अब आप पहुंच चुके हैं भगवती कैंप। भगवती कैंप में अब यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे, जब आप भगवती कैंप पहुंचते हैं, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले रखा है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपने ले रखा है तो आपको कुछ नहीं करना। जाके अपना जो टिकट मिलता है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में, बैंक के थ्रू एक टिकट मिलता है, वो टिकट आपको दिखाएंगे तो उनकी तरफ से आपको एक कार्ड अलॉट हो जाता है। उस कार्ड पर आपकी सारी डिटेल होती है। उस कार्ड में आपका आधार नंबर, नेम, एड्रेस सब कुछ होता है। वो कार्ड आपके लिए, ये समझ लीजिए, यही एक वैलिड पास होता है इसके बाद आपके पास आगे जाने के लिए। अगर आपने ऑनलाइन लिया है तो ऑनलाइन में आपको क्या है, केवाईसी करना पड़ेगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। केवाईसी कराने में कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं होता। वो केवल आपकी डिटेल देते हैं और आपका वेरिफिकेशन करते हैं कि आप सामने से वही बंदा है जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें कोई फीस नहीं लगती, कोई चार्ज नहीं लगती। और वो वैलिडेट करने के बाद आपको पास वाले काउंटर पे भेज देंगे। आप पास वाले काउंटर पे डिटेल दिखाएंगे अपनी, वो आपको कार्ड अलॉट कर देंगे। तो ऑफलाइन में डायरेक्टली कार्ड अलॉट हो जाता है, ऑनलाइन में पहले आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, फिर आपको कार्ड अलॉट होता है। ये वेरिफिकेशन आप भगवती कैंप पर भी करा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली, मैं आपको बताऊं कि भगवती कैंप पर क्या होता है कि आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप भगवती कैंप के अंदर एंटर कीजिए, आर्मी वाले आपको अपनी सुरक्षा में लेके जाएंगे, सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। जो बेसिकली और एडवाइजेबल भी यही होता है कि आप वहां पर 1-2 दिन का, हमें लगता है कि हम 1 या 2 दिन बचा लेंगे तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, वहां पर जितनी सुरक्षा की जरूरत है उतनी सुरक्षा के हिसाब से आपको आर्मी के ही अंडर जाना चाहिए। लेकिन आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी वहां से पहलगाम और बालटाल के लिए जा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको आर्मी के ही अंडर जाना होता है। ठीक है। इस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक पूरा अमरनाथ यात्रा के बारे में बताऊंगा, कहाँ से कैसे जाते हैं, कितना जाते हैं। केवल इसमें हम खर्चे की बात कर रहे हैं। तो अगर आप भगवती कैंप पे स्टे करते हैं, आप डायरेक्टली आगे नहीं जाते, तो भगवती कैंप में आपको 50 रुपए पर पर्सन चार्ज लगता है। वहां पे क्या होता है कि बड़े बड़े एसी हॉल बने हुए हैं, उसमें वो 50 रुपए पर पर्सन चार्ज लेते हैं। उसके अलावा वहां पे अगर आपको गद्दा लेना है, मैट लेना है, बेड शीट लेना है, तो उसके वो 20 से 25 रुपए पर गद्दे के अलग से पैसे चार्ज करते हैं। तो आप मान लीजिए 50 रुपए ये और 20 से 25 रुपए ये आपके लगते हैं। पर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को तो अच्छे से रहना है, वहां पर बहुत सारी भीड़ है, कंजेस्टेड है, मैं रह नहीं पाऊंगा, तो वहां पे एक आप देखेंगे तो वहां पे कुछ काउंटर लगे होते हैं। उस काउंटर में क्या होता है कि वहां से 750 से लेकर 1350 1650 रुपए तक के कमरों की लिस्ट लगी होती है। एसी रूम, नॉन एसी रूम, अच्छे कमरे, ये सब तरह की होती है। उसमें क्या होता है कि वो वहीं से आपको आर्म मतलब जो बंदे होंगे जिनके वो होटल होंगे वो आपको लेके जाएंगे, रात को आपको वहां रुकने के लिए बोलेंगे और सुबह आपको वापस छोड़ जाएंगे। तो ये भी एक तरह का 700 से 1350 रुपए का खर्चा होता है। ये खर्चा अगर आप चाहें तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि मेरे को रहना है, दिक्कत हो रही है, तो आप अलग से ले सकते हैं। अब आप भगवती कैंप में है, ठीक है। अब वहां से आपको क्या करना होता है, वहां से अब आपको बसेस जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि बसेस के अलावा आप अपना ओन व्हीकल भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपका उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वहीं पर। लेकिन आप अपना ओन व्हीकल लेकर नहीं गए हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप वहां पर बसेस चलती हैं और आप बसेस के थ्रू
आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके थ्रू जाइए। तो बसों पे रजिस्ट्रेशन कराने का जो चार्ज होता है, मैं आपको बता दूं कि 3 तरह की बसें चलती हैं, एसी, नॉन एसी और 2 प्लस सीटिंग होती है। 2 प्लस सीटिंग का मतलब होता है कि दोनों साइड 2-2 बंदे बैठेंगे। एक होती है 3+2 की सीटिंग, एक साइड 3 बंदे बैठेंगे, एक साइड 2 बंदे बैठेंगे, तो उसका चार्ज थोड़ा और कम होता है, 450-500 रुपए होता है। जो 2+2 वाली होती है उसका 600-700 रुपए होता है। जैसे पहलगाम का, अगर आप पहलगाम से अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो खर्च आएगा वो 600 रुपए का आएगा। नॉर्मली 2+2 अच्छी होती है क्योंकि सफर बहुत लंबा होता है। तो मेरी एडवाइस भी यही है कि आप +2+2 वाली कराइए। एसी वाली नहीं करा सकते, नॉन एसी वाली करा लीजिए। एसी वाली में आप 200-250 रुपए और ऐड मानकर चलिए अपने। अब अगर आप बालटाल की कराते हैं तो बालटाल की थोड़ी जर्नी लंबी होती है, तो उसका जो टिकट होता है वो 800 रुपए का होता है। अब दोस्तों, हम सुबह 4 बजे बस चलती है, बस में से हम पहलगाम या बालटाल, जहाँ की भी बस होगी हमारी, हम वहां से पहलगाम या बालटाल पहुंच जाएंगे। अब पहलगाम पर भी और बालटाल पर भी दोनों जगह क्या हुए हैं कि कैंप बने हुए हैं। कैंप बने होने का मतलब है कि 8 से 10 बेड लगे होते हैं और पर बेड का खर्चा जो होता है वो 300 से 500 रुपए का होता है एक बंदे का। अब इसमें नेगोशिएशन भी करा सकते हैं, आप कम भी करा सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे 1000, 2000, 1200, 1500 रुपए मांग लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी यात्रा जो होती है वो श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड के द्वारा ही कराई जाती है। तो उसमें जितने भी खर्चे मैंडेटरी होते हैं, जो नॉर्मली एक रिक्वायरमेंट होती है, वो साइन बोर्ड के थ्रू से नोटिफाइड होते हैं। मतलब उन खर्चों की लिस्ट पहले से ही दे दी जाती है कि इस जगह पर इस चीज के लिए इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो जैसे ही आप पहलगाम पहुंचते हैं, पहलगाम में कैंप में रुकने का एक बंदे का खर्चा 300 से 500 रुपए के आसपास आता है। ऐसे ही अगर आप बालटाल पहुंचते हैं तो बालटाल भी सेम यही है, दोनों खर्चे बराबर होते हैं। अब हमें आगे की यात्रा स्टार्ट करनी है। तो अगर आप बालटाल हैं तो बालटाल से तो मान के चलिए कि अब आपको 16 किलोमीटर की जर्नी है। अगर आप चाहें तो एक दिन में लोड फेयर कर सकते हैं, और आप अगर एक दिन में लोड फेयर नहीं कर पाते तो एक जगह बीच में रास्ते में एक जगह कैंप बने होते हैं, वहां पर आपको स्टे करने का मौका मिल सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि बालटाल में कहीं पर भी स्टे का कोई नहीं है। आप मैं काफी सारे से मैंने बात भी की जो बालटाल से गए थे, उन्होंने बताया था कि हमने सुबह 4-5 बजे जर्नी स्टार्ट करी और वो 9, 10, 11, 12 बजे तक जो होली केव है, बाबा अमरनाथ की गुफा है, वो वहां पर पहुंच गए थे। तो जो अब आगे की जर्नी जो हम समझने वाले हैं वो बेसिकली पहलगाम की होगी। तो अब पहलगाम में क्या होता है कि आपकी जो पैदल जो यात्रा स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है चंदनवाड़ी से। तो आपको पहलगाम से जाना होगा चंदनवाड़ी, ठीक है। तो पहलगाम से चंदनवाड़ी जाने का रास्ता जो है वो 16 किलोमीटर का रास्ता है। अब 16 किलोमीटर का रास्ता है तो वहां पे ऐसा नहीं है कि उस 16 किलोमीटर के लिए कुछ बस वगैरह होती हैं या कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर एक बंदे के बाहर गाड़ियां लगी होती हैं, सुबह 4 बजे लाइन लग जाती है, बाहर गाड़ियां लगी होती हैं। आप उन गाड़ियों वाले से बात करते हैं, वो आपको, अगर आप से बात कर लो, आप कम ज्यादा करा सकते हैं। वो 160 से 200 रुपए लेके चलते हैं एक यात्री के। मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं कि हर जो गाड़ी वाला होता है, मैक्स चलती है वहां पर, जैसे बोलेरो चलती है, तो मैं आपको बता दूं कि उनको एक पर्ची अलॉट होती है। अगर जब भी आप किसी भी गाड़ी वाले के पास जाएं और वो आपको ले जा रहा हो तो उससे एक चीज जरूर पूछ लीजिए, क्या उसके पास वो पर्ची है जिसके थ्रू वो ले जा रहा है, क्योंकि वैलिडेशन पेपर होता है वो। अगर उसके पास वो पर्ची नहीं है तो बीच में आपको आर्मी वाले कहीं पर भी रोककर आपकी चेकिंग कर सकते हैं। तो प्लीज इस बात का, जिस भी गाड़ी में आप बैठे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसके पास वो पर्ची हो। तो ये खर्चा अप्रोक्सीमेटली 160 से 200 रुपए आता है। अब आप पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद आप क्या, नॉर्मली वहां से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। अब अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करने के लिए आप ध्यान रखिए कि बैग बहुत भारी मत नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको अलग से पूरा वीडियो में बताऊंगा कि क्या 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 चीज लेके जाएं, क्या क्या चीज नहीं लेके जाएं। लेकिन आपको वहां पे कुछ बंदे आपको स्टिक्स बेचते हुए मिलेंगे, मतलब लकड़ी होती है, लठ बोल दो, लकड़ी बोल दो, डंडा बोल दो, जो आपको कंफर्ट हो वो समझ लीजिए। तो जैसे हमको उसने 50 रुपए बताए थे, लेकिन हमको 20 रुपए पर डंडे के हिसाब से, पर लकड़ी के हिसाब से उसने हमें दे दिया था। और ये मान के चलिए कि ये आपका तीसरा हाथ होता है, ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है आपकी यात्रा में। तो प्लीज इसमें कुछ भी कंजूसी ना करें, और ये आप जरूर स्टिक लेके जाएं। ये स्टिक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके मान लीजिए 25, 30, 50 जो भी आपको जितने की ले लें वो आपके ऊपर है। अब वहां से पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। अब वहां उसके बाद अब रुकने की जगह आपको मिलेगी शेषनाग पर। आपको शेषनाग पर पहुंचना है, ठीक है। अब शेषनाग पर कैंप बने हुए हैं, रुकने की व्यवस्था है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब से आप भगवती कैंप में एंटर हो जाते हैं, अगर आपने अपनी यात्रा भगवती कैंप से स्टार्ट करी है, या अगर आपने डायरेक्टली गए हैं और आप जब से पहलगाम या बालटाल आर्मी कैंप, आर्मी के अंडर आ चुके हैं, तो आपका खाने का पीने का कोई भी खर्चा नहीं लगता है। खाना पीना बिल्कुल भी फ्री होता है। लंगर चलते हैं, आप लंगर जाइए, खाइए पिए, गर्म पानी मिलता है, खाना मिलता है, रहने के लिए आराम से मुंह हाथ धुलने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। काफी सारी चीजें आपको, लिक्विड भी मिल जाता है पीने का, जैसे कि
दलिया हो गया, इस तरह की चीज हो गई, खीर होगी, वो सब भी मिलता है। तो खाने पीने का कोई चार्ज नहीं होता, खाना पीना फ्री होता है, लेकिन रहने का चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर केवल रहने के चार्ज को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या होता है। अब जब आप शेषनाग पहुंच जाते हैं, अगर आप शेषनाग पर रुकते हैं, तो वहां पर भी वही है कि अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं बार्गेनिंग करते तो जो श्री साइन बोर्ड है उसकी तरफ से मैक्सिमम 500 रुपए तक पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। तो आप शेषनाग पर मान लीजिए, अगर आप शेषनाग पर रुके तो 500 रुपए का खर्चा आपका वहां पर हो गया। उसके बाद अगर आप शेषनाग से जब आप चलेंगे तो शेषनाग के बाद आपको पोस्ट पत्री में रुकने की जगह मिलेगी। वो जगह काफी अच्छी है, वहां पर काफी आप आराम से आराम कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, रुकने की भी पूरी व्यवस्था होती है। तो वहां पर भी अगर आप पोस्ट पत्री रुकते हैं तो 500 रुपए। उसके बाद जो मेन जहां से हम मान सकते हैं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए एक जगह और रुकना पड़ेगा हमें, वो है पंचतरणी। ये सबसे मेन जगह होती है पेंच, क्योंकि जब आप पहलगाम से यात्रा शुरू करते हैं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए कि आप एक दिन में बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लें। तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते में बीच में रुकना पड़ता है। तो आपका जो रुकने का लास्ट स्टॉप होता है वो पंचतरणी होता है। उससे पीछे भी आप रुक सकते हैं। पंचतरणी से 6 किलोमीटर के आसपास रह जाती है बाबा की गुफा। तो पंचतरणी पर भी रुकने का वही है, यहाँ पर थोड़ा चार्ज ज्यादा लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है, यहाँ पर चीजें ले जाना आसान नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़े खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो लगा था वो 300 से 500 रुपए के आसपास लगा था। तो मैं भी इतना ही मान के चलता हूँ कि आपका भी 500 रुपए का खर्च आएगा। अब जब आप रुकेंगे एक दिन और अगले दिन यात्रा शुरू करेंगे, तो एक दिन में आप इतने ज्यादा थक चुके होते हैं, इतना ज्यादा शरीर थक चुका होता है कि आपको अगले दिन यात्रा शुरू करने के लिए नहाने धोने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक खर्चा आपका ये भी बढ़ जाता है, 50 से 100 रुपए। आप ठंडे पानी में तो नहा नहीं सकते क्योंकि पानी होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा, उल्टी जम जाएगी ये मान लीजिए। तो आपको पानी गर्म लेना पड़ेगा नहाने के लिए। पानी गर्म जो होता है उसका खर्चा होता है 50 से 100 रुपए के बीच। वही है कि अगर ज्यादा बंदे आप जाएंगे तो आप ज्यादा बार्गेनिंग कर पाएंगे, कम बंदे जाएंगे तो कम बार्गेनिंग कर पाएंगे। तो ये वहां पर जो कश्मीर में रहने वाले लोग होते हैं वो वहां पर इस तरह का काम करते हैं और वही सारी फैसिलिटीज ये उपलब्ध कराते हैं। पर होता सब कुछ आर्मी के अंडर में है, तो रिस्क कुछ नहीं है, डर कुछ नहीं है। उसका खर्चा मान लीजिए 50 से 100 रुपए। अब उसके बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं, चल रहे हैं रास्ते में, और हम पंचतरणी से निकल चुके हैं। तो जब आप पंचतरणी से निकलेंगे तो बीच में कुछ बंदे प्रसाद लिए खड़े रहते हैं। प्रसाद लेना मैंडेटरी नहीं होता, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है प्रसाद लेना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं प्रसाद चढ़ाने का क्या तरीका है। वहां पर कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। केवल अगर आप प्रसाद लेके गए हैं, प्रसाद में वो क्या करेंगे कि वहां पर जो भगवान है उनसे कुछ बीच में स्लाइड बनी होती है रोकने के लिए, उससे पीछे वो आपको रोक लेते हैं मुश्किल से 2-3 मीटर पहले ही। तो वहां पे आपका वो प्रसाद वो छुआ देते हैं, एक तरह से भोग लग जाता है भगवान को, और वो आपका पूरा का पूरा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कोई 100 रुपए में 3 बैग दे रहा होता है, कोई 100 रुपए में 2 बैग दे रहा होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपए में आपको 3 बैग मिल जाते हैं। अगर आप लेते हैं तो आपका एक ये भी खर्चा होगा। उसके बाद वहां पर श्री साइन बोर्ड जी के तरफ से जो साइन बोर्ड होता है, अमरनाथ जी साइन बोर्ड, उसकी तरफ से आपको प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद में क्या होता है, एक सिक्का होता है भगवान बाबा अमरनाथ का, और उसके साथ प्रसाद होता है। तो वो आपको मिलेगा। जैसे यार वहां पर आप चाहें तो कुछ दान पात्र बने होते हैं, वहां पर डोनेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था तो मैंने 50 रुपए वहां पर दान पात्र में चढ़ाए थे। उसके अलावा 50 रुपए अलग से भी चढ़ाए थे। तो ये मान लीजिए कि भी आपका हो सकता है, अगर आप चाहें से खर्चा बोले या ना बोले ये आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग से बता दिया कि ये भी आपके चाहे तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद अब हमने जो आने की यात्रा करी थी वो हमने बालटाल से करी थी। तो मैं बता दूं कि बालटाल वापिस आने में हमको 6 से 7 घंटे लगे थे, 5 से 6 घंटे लगे थे अप्रोक्सीमेटली। 5-6 घंटे, हाँ मान लीजिए 5-6 घंटे लगे थे। तो मैं मान के चलता हूँ 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो बीच में एक दो जगह कैंप लगे होते हैं, वहां पर आपको खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं, पर रुकने की ऐसी कोई खास फैसिलिटी नहीं होती है। और आप एक दिन में चाहें तो जर्नी कर सकते हैं। जर्नी अगर आप पहलगाम से कर रहे हैं तो जर्नी अप्रोक्सीमेटली मानकर चलिए, अगर आप लगातार चलते हैं तो 2 दिन चलेगी, और आप अगर रुकते हुए चलते हैं तो आपके 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आप इस खर्चे को ये देख लीजिए कि आप जितने दिन ज्यादा लगेंगे उतने ही आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने नॉर्मली, अगर आप रेगुलर चल रहे हैं तो वो मैं खर्च बता रहा हूँ आपको, इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान के चलिए। अब अगर आप फिर हम जैसे उतरते हुए बालटाल पर रुके थे, तो बालटाल पर भी सेम वही खर्चा होता है, 300 से 500 रुपए कैंप का। खाना पीना वहां पर भी फ्री होता है, पूरा आर्मी के अंडर होता है। ठीक वहां पर भी वैसे ही बसें चलती हैं जैसे कि पहलगाम से, जम्मू से पहलगाम के लिए और बालटाल के लिए चलती हैं, ऐसे ही बालटाल से और पहलगाम से जम्मू के लिए भी बसें चलती हैं। वो पूरी की पूरी बसें आर्मी के अंडर होती हैं, आर्मी वाले लेके जाते हैं। वो उनका अपना टाइम फिक्स होता है, वो कब आपको लेके जाएंगे वो पूरा उनके अंडर होता है। हमारा क्या था कि हमको बालटाल में एक दिन रुकना पड़ा था, तो हमारा एक दिन का यहाँ पर स्टे का खर्चा एक्स्ट्रा आया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब से लेकर आप आर्मी के अंडर में चले जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकते। तो अगर मान लीजिए कुछ सुरक्षा की वजह से या बारिश की वजह से या भूकंप की वजह से या लैंसडाउन की वजह से
आपको एक दो दिन ज़्यादा भी रुकना पड़ सकता है, तो आप मान के चलिए कि 2-3 दिन का भी ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मान लीजिए आप शेषनाग पर हैं, बारिश पड़ जाए तो आपको 1-2 दिन भी, लगातार 2 दिन बारिश पड़ जाए तो आपको 2 दिन भी रुकना पड़ सकता है। तो ये मैं एक पर्सन का, एक नॉर्मली पर डे का पर के हिसाब से खर्चा बता रहा हूँ। ये बढ़ भी सकता है, कम से कम तो यही है। इसको आप ज़्यादा भी मानकर चलिए। तो अब हम कहाँ पर थे? हम थे कि जम्मू के लिए हम अपना टिकट कराएंगे। तो जैसे हमने बाल डालते तो वहाँ पे वही 600 से 800 रुपये पर पर्सन बस के हिसाब से रहता है। बस वही, फिर अगर आप अब क्या करेंगे, जम्मू आपको छोड़ देंगे। अब जब जम्मू आपको छोड़ देंगे, तो जम्मू जब आपको छोड़ देंगे तो अब आर्मी वालों की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। अब आप कहीं भी घूमें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, अब वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपके डायरेक्टली आप मान लीजिए कि जम्मू पहुंचे, थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश होने के लिए आप होटल भी ले सकते हैं, या वहाँ पर पार्क बने हुए हैं या गेस्ट हाउस टाइप बने हुए हैं, आप वहाँ पर रुककर रिफ्रेश होइए। रिफ्रेश होने का खर्चा आप मान लीजिए, वो आपके हाथ में है, तो मैं मान लेता हूँ कि 200 रुपये पर पर्सन एक खर्चा ये भी आपका हो सकता है। इसके बाद आप स्लीपर का टिकट कराते हैं, जैसे हमारे यहाँ से स्लीपर का टिकट का ध्यान रखिए, टिकट पहले करा के मत रखिए। क्योंकि अगर आप टिकट पहले करा के रखेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि आप किस दिन पहुंचेंगे। आपको रास्ते में कहीं पर भी कभी भी रुकना पड़ सकता है। तो जैसे कि हमने हाथों हाथ टिकट कराए थे, तो हमारे 400 साढ़े 400 रुपए का टिकट हुआ था अपने यहाँ तक का। फिर अपने यहाँ से हम वही 200 रुपये हरिद्वार से, 200 रुपये 250 रुपये आने के घर तक के खर्चे। तो ये नॉर्मल खर्चा मैं आपको बता चुका हूँ कि अमरनाथ यात्रा में एक बंदे का नॉर्मली किस किस तरीके से कितना खर्चा आता है। मैं बता दूं कि चीजें, मार्केट होता है, पहलगाम पर भी होता है, बालटाल पर भी मार्केट होता है। आपकी अगर कोई चीज आप नहीं लेके गए हैं तो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारा सामान लेके जाना है। थोड़ा सामान लेके जाइए। यूपीआई कार्ड, कुछ जगह यूपीआई कार्ड चल भी जाता है, कुछ जगह यूपीआई कार्ड नहीं भी लेते हैं। तो आप मान के चलिए कि यूपीआई का यूज ना के बराबर है। जितना भी होता है पूरा खर्चा एज कैश में ही होता है। रुकने का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब से आप आर्मी के अंडर चले जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकते। आपको एक दिन भी रुकना पड़ सकता है, 2 दिन भी रुकना पड़ सकता है, 3 दिन भी रुकना पड़ सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप वहां तक पहुंचेंगे, दर्शन भी नहीं होंगे, तो भी आपको वापस आना पड़ जाएगा। तो कम से कम 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा रुकने का खर्चा अपना मान कर चलिए, मतलब 2,000 रुपए आप ये एक्स्ट्रा भी अपने मान कर चलिए कि आपके ये भी लग सकते हैं। बाकी रास्ते में खाने पीने की चीजें, जैसे मैंने बताया कि फ्री भी मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ खाने पीने की चीजें, पीने का पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रास्ते में बहुत सारे बंदे होते हैं, शॉप्स होती हैं, वहां पर वो रखी होती हैं। आप वहां पर भी जो भी लेंगे उसके वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। वो आप पे करेंगे तो वो आपको चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपने घोड़ा किया है, मान लीजिए आप घोड़े के थ्रू जाना चाहते हैं, आपसे चला नहीं जा रहा है, तो पूरी जो जर्नी है उसमें आपका जो घोड़े का खर्चा आएगा वो 5,000 रुपए के आसपास आएगा। बार्गेनिंग आप कितनी कर लेते हैं ये आपके ऊपर है। बार्गेनिंग कम कर पाएंगे क्योंकि पैसे वो बहुत ज्यादा मांगते हैं। आप बार्गेनिंग करके कितना तोड़ सकते हैं वो आपके हाथ में है। सामान भी ले जा सकते हैं। सामान ले जाने में भी वो आपकी क्या होता है कि वहां पर ढुलाई करने वाले भी मिलते हैं, वो आपका बैग ऊपर तक पहुंचा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मान लीजिए आपने नीचे से घोड़ा किया तो वो आपको अमरनाथ यात्रा तक ही लेके जाएगा। मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये जगह होती है। जैसे कि आप पहलगाम से घोड़ा करेंगे तो वो आपको शेषनाग तक लेके जाएगा। आप शेषनाग से घोड़ा करेंगे तो आपको पंचतरणी तक लेके जाएगा, या पोस्ट बद्री तक लेके जाएगा। पोस्ट बद्री से करेंगे तो पंचतरणी तक लेके जाएगा। पंचतरणी से दो तरीके से जा सकते हैं, घोड़े के थ्रू भी जा सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है जो 4 बंदे होते हैं वो आपको उस पर बैठाते हैं कुर्सी पर, और वो आपको बाबा जी के दर्शन के लिए लेके जाते हैं। तो उसके भी आप मान के चलिए वही 1,000, 1,200, 1,500 इतने तक का खर्चा वो भी आ जाता है। तो इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा, मैंने नॉर्मली कम से कम जो खर्चा जोड़ा है वो नॉर्मली कम से कम आपके 6 से 7 हजार रुपए लगेंगे ही लगेंगे। आप रोक भी नहीं सकते इसके ऊपर। आप मान के चलिए कि 12,000 रुपए तक अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम आप 10 से 12 हजार रुपए लेकर जरूर जाएं। इससे कम में ना लेके जाएं, क्योंकि वहां पर आपकी मदद और कोई नहीं करेगा। और दूसरी चीज, कम से कम 4 बंदों के ग्रुप में जाएं, 1 या 2 बंदे ना जाएं, क्योंकि सेफ्टी वहां पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। वहां पर बहुत ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है। इसके अलावा हम एक वीडियो और बनाएंगे दोस्तों, एक नहीं 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना पड़ेगा अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। दूसरी वीडियो में मैं पूरा शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। कहाँ क्या मिलता है, कहाँ आप रुक सकते हैं, कैसा पहाड़ होते हैं, कहाँ पर बर्फ पड़ती है, क्या पानी का होता है, पीने का गर्म ठंडा, सब तरह की चीजों की बात हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मली कितना खर्चा आता है, किस तरह से खर्च होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें।